नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारे साथ में एक बार फिर से हैं थत्ते साहब, अनिल थत्ते जी। काफी बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट कहा है। लेकिन हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि चैनल पे आइए, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीतिक जो उथल पुथल हो रही है, इसमें थत्ते साहब से अच्छा कोई बता नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। और इसका जो आगे की रणनीति है महाराष्ट्र की राजनीति की, उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए उनको खास आमंत्रित किए। उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को माना और आए हमारे चैनल पे, और उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी सर। अब हम चलते हैं अपने वीडियो पर। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से रोज नए नए बयानबाजी, नए नए भूकंप आ रहे हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महाराष्ट्र की जो इसमें रणनीति है किस तरफ चल रही है, ये किस तरह की तैयारी है। क्योंकि बहुमत का आंकड़ा होने के बाद भी जिस तरह से एनसीपी की एंट्री हुई है, ये काफी चौंकाने वाली है। हालांकि ये माहौल काफी दिनों से बन रहा था, लेकिन आज जो माहौल बना हुआ है इस पे हम चर्चा करेंगे। सर, क्या कहेंगे जो महाराष्ट्र की स्थिति इसमें है, राजनीतिक स्थिति, जो पोजीशन देख रहे हैं आप, रोज नए नए कुछ न कुछ हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है, तो कोई कह रहा है कि स्टेफनी आ गई है अजीत पवार की बीजेपी के पास। तो किस रूप में देख रहे हैं सर आप? तो पहली बात तो ये है कि आपके ही पुराने वीडियो अगर निकाल के देखेंगे जी, तो पिछले 4-6 महीने से हम लोग ये बार बार बता रहे थे जी। कि अजीत दादा वहाँ खुश नहीं है, बिल्कुल। और किसी भी हालत में वो भाजपा में आने वाले हैं। अभी भाजपा में जब आएंगे तब वो पूरी पर्याप्त संख्या भी साथ में लेके आएंगे, जी। ये भी तय था। तो पर्याप्त संख्या थी 36। जी। तो 36 जिस दिन उनके ये हो जाएंगे उस दिन वो बगावत करेंगे, और उसके लिए फिर बहाना होगा, ये होगा, वो सब हम बता ही रहे थे। जी, जी। मतलब आपकी ही एक इसने मुझे मैसेज किया है कि आपने ये बोला था कि जब तुम्हारे प्रफुल्ल पटेल घर के अंदर आए तो पवार साहब ने उनको देख के पूछा, काय तुम्ही अजून बीजेपीत गेले नाही का, राष्ट्रवादीतच आहे का? मतलब यहाँ तक उनकी ये बात पहुंच गई थी कि उन्होंने मान लिया था कि ये जाने वाले हैं सब। अभी दो बातें हैं इसमें। एक बात ये है कि एकनाथ शिंदे का जो बगावत हुआ वो विदाउट प्रिपरेशन ऑफ लीगल बैटल हुआ जी। और यहाँ पे आप अगर बड़ा फर्क अगर देखेंगे तो ये है कि किसी को पता चलाए बिना इन्होंने पहले ही राष्ट्रीय निवडणूक आयोग को सूचित किया था कि मैं अध्यक्ष चुन के आया हूँ। 4 दिन पहले ही। 4 दिन पहले। दूसरे जब ये शपथ ले रहे थे तो लोगों ने पूछा, अरे ये तो विरोधी पक्ष नेता है। तो नार्वेकर ने बताया, जो साहब अपने अध्यक्ष है, उन्होंने कि वो शुक्रवार को ही देके चले गए थे। इसकी झनक तक किसी को भी नहीं लगी, किसी एक मीडिया को नहीं लगी। मीडिया को नहीं लगी। अरे शरद पवार जैसे बड़े आदमी जिसके सब जगह लोग हैं, उनको भी नहीं लगी। मेरे ख्याल से शिंदे साहब को भी मालूम नहीं होगा, सिर्फ फडणवीस को मालूम होगा कि इन्होंने रिजाइन कर दिया, और नार्वेकर को। जिस तरह से चौंकाने वाला फैसला मुख्यमंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे, वैसा ही हो गया। वैसा ही हो गया। तो इसका मतलब है कि लीगल बैटल क्या होगा इसका पूरा अंदाजा लेके किया है। तो अभी जैसे एकनाथ शिंदे जी को पक्ष मिल गया, चिन्ह और चिन्ह मिल गया, अभी थोड़े दिन की बात है जी। मैंने शायद उस समय बताया था, जिस समय ये अनिश्चितता थी, कि अमित शाह जी ने और मोदी साहब ने शिंदे साहब को बताया है कि ये गौप्यस्फोट था उस समय, अभी रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि आप दिल्ली की चिंता मत करो। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से लेके चुनाव आयोग तक जो भी है उसकी चिंता मत करो, सब हो जाएगा यहाँ पे, आप खाली राज्य देखो। तो मेरे ख्याल से इनकी भी बातचीत हुई है अजीत दादा की, उसमें उन्होंने उनको भी बताया होगा कि दिल्ली की चिंता मत करो, सुप्रीम कोर्ट की मत करो, चुनाव आयोग की मत करो, वो तुम्हारे साथ है, समझ लो, आप खाली राज्य का देखो। तो उनको बल है जी एक झगड़ने के लिए, कि मालूम है उनको कि ऊपर के जो निर्णय है, और सभापति तो उनका ही है, और सबसे बड़ी बात वो झिरवल जो थे उपसभापति, वो जो लड़ रहे थे कल तक, वो इनके साथ हो गए। बिल्कुल। तो वो भी अभी बयान बदलेंगे, वो बोलेंगे उस समय की स्थिति अलग थी शिंदे साहब की और ये अलग है जी। तो फिर हो गया नरहरी यादव, नरहरी झिरवल। तो दूसरी एक बात इसमें है कि पवार साहब की उम्र ये सवाल नहीं है जी। पवार साहब
इसके लिए, सुप्रिया सुळे के लिए इतने बेकाबू हो गए थे और इतने मतलब एक तरह से उनकी विवेक शक्ति जो है उसके ऊपर से उनका नियंत्रण खो चुका था। उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी को कुछ बनाने के लिए पूरी पार्टी निछावर कर दी, बलिदान कर दिया उसका, ऐसा हो गया। तो ये बहुत गलत है। वो उसको एडजस्ट कर सकते थे, अभी बीजेपी के साथ जाना ही है और उनको जाना भी था। वो भी अभी अपने इन्हें अजीत दादा पवार ने सब बोल दिया है, क्या बाकी रखा है? जो हम बोलते थे जी सर, इसमें बड़ी बात आपको अप्रिशिएट, और जो हमारे व्यूअर्स है उनको अप्रिशिएट करने लगे। इसमें से कल अजीत पवार ने जो बात बताई उसमें से एक बात भी ऐसी नहीं है कि जो हमने नहीं बताई। हमने बताया था कि इनकी मीटिंगें हो रही है, इनकी दिल्ली में ये हालचाल चालू है। सर फडणवीस, शिंदे और ये अमित शाह जी के साथ बैठ के पूरी बात किए हुए है, ये भी हमने बताया था कि ये सब चल रहा है जी। तो इसके बावजूद पवार साहब बहुत इसमें रहे कि मेरी एक छवि ऐसी है कि ये लोग, हाँ सर एक सुझाव मैं अभी देना चाहता हूँ कि इन्होंने बोला कि मेरा फोटो मत यूज करो जी। तो अजीत दादा, मेरी एक आपको सूचना है कि शरद पवार का फोटो वो बोलते हैं नहीं लगाना है, बिल्कुल मत लगाओ। उन्होंने आपसे गद्दारी की है, उन्होंने आपका विश्वासघात किया है, उन्होंने आपके ऊपर पक्षपात किया है, उन्होंने अपनी एक बेटी के लिए पूरी पार्टी कुर्बान कर दी है। उनका क्यों फोटो लगा रहे हो? आप यशवंतराव जी चौहान का फोटो लगाना चालू करो। उनके गुरु वो थे जी, उनके बाप वो थे। सर अभी भी इंदिरा गांधी का फोटो लगाया जाता है, बिल्कुल सोनिया जी का लगा जाता है, राहुल का लगा जाता है, अभी तो प्रियंका का भी लगा जाता है, मगर इंदिरा गांधी का भी फोटो लगाया जाता है, राजीव गांधी का लगाया जाता है, पंतप्रधान नेहरू तक का लगाया जाता है और महात्मा गांधी का भी लगाया जाता है जी। तो अभी ये तुम्हारे बोल रहे हैं ना कि मत लगाओ, मत लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ। यशवंतराव जी चौहान का फोटो लगाओ, क्योंकि यशवंतराव जी चौहान को लास्ट में वो उनका निधन होने से पहले 15 दिन पहले मैं खुद दिल्ली में उनके घर जाके, दिनेश देसाई करके उस समय एक बड़े महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में व्यक्ति थे, उनके साथ जाके मिला था। तो यशवंतराव जी चौहान ने अपनी जीवन की शोकांतिका बताते हुए ये बोला था कि शरदनी मला सोडलं त्यानंतर मी खचलो। ये कौन बोले? यशवंतराव जी चौहान बोले थे, मुझे मेरे सामने मेरे को बोले थे। मैं बोला आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख कौन सा है? वो वेणुताई चौहान का निधन हो गया था, उससे तो व्यतीत थे ही। वो बोले एक तो वेणुताई का जाना ये मेरे लिए, और उसके बाद शरद की मेरे से दगाबाजी 78 में। हाँ नहीं 78 के वो उनका निधन तो बाद में हो। मैं उस समय जब गया था तो उन्होंने बोला था। तो मैं अजीत दादा, आप कल से ना शरद पवार के फोटो लगाना बंद करो, यशवंतराव जी चौहान के फोटो लगाओ, उनके बाप थे वो, और यशवंतराव जी चौहान का फोटो लगाने को आक्षेप लेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। यशवंतराव जी ले नहीं सकते और ये भी नहीं ले सकते, भाई तुम्हारे बाप का बाप जो है उसका फोटो मैं लगाता हूँ, चलो। और यशवंतराव जी की वही फिलॉसफी, ये वो जो है वो महाराष्ट्र को आज भी आदरणीय है ही, उनका फोटो लगाओ। तो मुझे और एक लगता है कि ये सरकार जो है जी ये चलेगी। ये चलेगी सर। एक सरकार चलने की बात अभी आई, तो सरकार तो चल ही रही थी। शिंदे साहब और फडणवीस साहब की जो जोड़ी अच्छी तरह से पूरा फील्ड पे चारों तरफ घूम रहे थे, अच्छा लोगों को वाहवाही भी हो रही थी। 1 साल भी शिंदे साहब ने पूरा भी किया। तो क्या लगता है कि अजीत पवार को बीजेपी की जरूरत थी या अजीत जी को सत्ता की जरूरत थी? नहीं, दोनों को एक में दूसरे की जरूरत थी। इनको सत्ता की जरूरत थी और इनको लोकसभा चुनाव ही इनके आंखों के सामने है। और अगर शिंदे साहब और फडणवीस साहब मिलके चुनाव लड़ते और ये सब अगर उधर राष्ट्रवादी में रहते और महाआघाड़ी बनती, तो मैं अभी बोल सकता हूं कि 48 में 32 या 35 सीटें भी बीजेपी को मिलना मुश्किल था। बीजेपी और ये शिवसेना, शिंदे शिवसेना दोनों को मिलना 32-32, और उनका लक्ष्य है किसी भी हालत में 40 के आगे जाना ही है। अभी तो जाएंगे वो, अभी तो 42-45 तक जा सकते हैं। पर जो इस तरह से टारगेट था कि नहीं, शिंदे साहब राज्य अच्छी तरह से चला रहे हैं, लोगों के दिल में बस रहे हैं, ये सब बातें सही है, मगर चुनाव में सीट जीतने के लिए जो एक करिश्मा की क्षमता थी, उनमें करिश्मा की जरूरत है। वो अजीत दादा में भी है, फडणवीस में भी है,
तो वो दोनों मिलके अगर इनको एक लोकमान्य लोक नेता करके सामने सर ये तो करेंगे, लोकसभा की बात तो हो हो गई, जाएगी। लोकसभा की बात हो गई, लेकिन उसके बाद विधानसभा भी है। विधानसभा में को लेकर आपको नहीं लगता कि सीटों को लेकर नाराजगी, और जिसको सीट नहीं मिलेगा, सर खासकर नहीं, जो बीजेपी की तैयारी है, बीजेपी के लोगों की तैयारी है, सर, उनको सीट नहीं मिलेगा तो सर देखो, दिक्कत नहीं होगी? बीजेपी में सबसे बड़ा आदमी कौन है? फडणवीस। फडणवीस उसको अगर दिल्ली वाले बोलते हैं कि तुम उप मुख्यमंत्री बनो, बने ना, और वो बने, तो बाकी लोगों की क्या हैसियत है? वो सर, तो डिपेंडेंट है, सर, वो बोलेंगे हमारा असंतोष है, हमारा ये है, वो है, ये अच्छा नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट खड़े हो गए सर, तो इंडिपेंडेंट भी खड़ा सर बीजेपी में नहीं ज्यादा खड़ा होता है, ये कांग्रेस वालों की नीति है इंडिपेंडेंट खड़ा है ना। शिवसेना वाले आजकल होते हैं थोड़ा, मगर इंडिपेंडेंट वाले बीजेपी वाले ज्यादा नहीं रहेंगे। हसन मुशर्रफ क्या कोई जो है खड़ा हो गया होता है, घाटगे करके है वो सर होने दो ना, और लास्ट में उसको बोलेंगे तेरे को एमएलसी करते, तू काय के लिए चिंता करता है, वो बैठेगा। मगर क्या है ना सर, ये अगर ये एमएलसी कितने लोग को देंगे सर? सर देना नहीं है, बोलना है ना। आप भी कमाल करते हैं, वो जितने लोगों को बोला था मंत्री पद देंगे, दिया क्या? अभी ये तो 9 आ गए, तो 9 तो कम हो गए नहीं क्या? बोलना होता है, मगर उनको भी क्या है ना, हमारी इज्जत रखी। मुझे बोले साहब कि एमएलसी देता हूं करके, एमएलए का इलेक्शन जो है उसमें उसको मदद कर सकते हैं, और करते भी है। सर इसमें क्या है ना, सबकी प्रॉब्लम हो गई है, मगर बीजेपी की प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि उनको लोकसभा जीतना है। वो उनका उद्देश्य जो है वो सही तरीके से 42-45 ले लो अभी आप इनसे। अजीत दादा भी जी तोड़ के मेहनत करेंगे। और एक मैं आपको बताता हूँ, अजीत दादा से मेरा डायरेक्ट संबंध नहीं है, मगर उनके एक मित्र हैं जो मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अजीत दादा जितने एडमेंट है उतने एडजस्टिव है, एडमेंट है उतनी एडजस्टिव है। वो उनको मालूम है कि शिंदे साहब को डिस्टर्ब करना, ये मतलब मराठा कम्युनिटी में ही डिवीजन होगी जी। अभी उनको किया है मराठा है करके, ये भी मराठा है। तो 2 मराठा अगर लड़ने के बजाय, जैसे भारत महाराष्ट्र के इतिहास में हुआ है, हमेशा मराठा जब आपस में लड़े हैं तब इंग्रेज आए हैं, तब मुगल आए हैं, तो वो लड़ेंगे नहीं, वो उनको संभाल लेंगे। और मीठी बातें करना और कड़वी बातें करना दोनों उनको जमता है। और शिंदे साहब तो पहुंचे हुए आदमी है ही, वो भी उनको संभाल लेंगे। जिस तरह से रोज 2-3 दिन से जो चल रही है कि शिंदे साहब के लोग नाराज है, उनको विधायक नाराज है। नाराज होना स्वाभाविक है, नाराज होना स्वाभाविक है, उसमें क्या गलत है? वो भाई आप हमारे लिए मंत्रिमंडल में जगह रखे है, ऐसा दिखा रहे थे, और अचानक ये 9 आ गए। तो शिंदे साहब ने 2 बातें बोली होगी कि ये आएंगे, ये आपको मालूम था, मुझे मालूम था, ये तो अचानक हुआ, जबकि 3-4 महीने से चल रहा था। फिर भी वो बोलेंगे आने के बाद अपनी पार्टी मजबूत हो रही है, वो देखो। और तुमको क्या चाहिए सर? सत्ता किस लिए चाहिए? पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। वो देने के 100 ऐसे 145 महामंडल है जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दे सकते हैं, दे देंगे सबको। तुमको पैसा चाहिए ना, पैसा मिलेगा। तुमको प्रतिष्ठा चाहिए, लाल लाइट की गाड़ी अभी मिलती नहीं है, लाल लाइट की गाड़ी, मगर बॉडी गार्ड ये वो सब मिलेगा, वो समाधान करेंगे सबका। और इनमें से अभी समझो कोई शिंदे गुट का नाराज हुआ जी, क्या करेगा? उखड़ाएंगे, क्या करेगा? शिवसेना में वापिस जा उधर मार, क्या है वहां पे क्या? वो तो स्मशान है, स्मशान में जाके तू और एक रोना ले ले, तेरे को कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अरे कम से कम यहाँ टुकड़ा तो मिलेगा तेरे को। वो बोले ना कल, एक भाकरी है आधी है, अभी चतकोर पाव मिलेगी, तो तेरे को टुकड़ा तो मिलेगा। वहां जाके तो तू सुकड़ा बनेगा, है के लिए वहां जाएगा। ये धमकी देंगे कि हम उधर तिकड़े चाल लो अरे जा। अभी है ना 8 लोग संपर्क में, 9 लोग संपर्क चालू हो गए। नहीं, वो झूठ है, वो तो झूठ होता है। ऐसा संपर्क में नहीं, मैं अगर बोला कि कल ये संपर्क में, वो संपर्क, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा बोलना पड़ता है। वो बोलने वाले भी अपने दोस्त है तो बोलते कि ऐसा बोलना पड़ता है। वो दोनों बोल रहे हैं ना, बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं। अभी पार्टी टूटेगी तो उद्धव की टूटेगी, शिंदे की नहीं टूटेगी। कारण शिंदे के लोगों को मालूम है बचा क्या टूटने के लिए। नहीं, है ना 13 और 2-3 खासदार वगैरह है, वो भी टूट सकते हैं। संजय नहीं टूटेगा, मगर वो कांग्रेस हाँ, अभी वो अच्छा बात आपने निकाला कि कांग्रेस में अभी टूटेंगे लोग। कांग्रेस के 42 कुछ है, उनमें से मेरे ख्याल से उनको 42 में लगते हैं 25 या 27-28 ऐसा कुछ लगता है सर, उतने टूटेंगे। हाँ, तो अभी जो 9 जगह है, 9 जगह जो बाकी है ना, 9 जगह वो उनके लिए है। ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा,
क्योंकि कांग्रेस में से जो आएंगे, अभी समझो अशोक चौहान आया तो जी। उसको थोड़ा आमदार करके बिठाएंगे। बाला साहब थोरात और नाना पटोले, ये दो लोग हैं कि जो नहीं आएंगे। बाकी सब तो ऐसे अभी परेशान हो रहे कि अरे भाई ये गए, उसके पहले हम जाते थे तो हमको मिलता था। अभी अजित पवार बोल रहे हैं ना, अगर हम पाल जाते तो हम मुख्यमंत्री बनते थे। हाँ, तो वो छोड़ो, कांग्रेस भी टूटेगी। एक ही जगह सर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो फिर बचा क्या, दूसरा रास्ता कोई बचा ही नहीं महाराष्ट्र में। सर पहले जमाने में आपको मालूम नहीं है, आप बहुत छोटे होंगे उस समय, एक जमाना ऐसा था कि महाराष्ट्र में 288 सीटें 275 या 70 थी, उसमें से 250 सीटें कांग्रेस की होती थी। एक 15-20 लोग ही होते थे। अभी दिल्ली में भी हुआ ना, देखिए। हाँ, दिल्ली में हुआ, 3 या 4 सीट खाली दिल्ली दिल्ली महापालिका में भी, इसमें तुम्हारे असेंबली में हुआ था, असेंबली में 80 में 70 आए थे। 70 आए। तो उसके लिए आप दुखी नहीं होते, तो अभी यहाँ अगर ऐसा इनका हो गया तो क्या दुखी होने की बात है, होता है ऐसा, कोई बात नहीं सर, ऐसा इनका भी टेस्ट हो जाएगा, अपोजिशन करके क्या करते क्या नहीं, देखते हैं क्या होता है। भाजपा मगर अजीत दादा सुखी हो गए हैं, शिंदे साहब भी सुखी होंगे। सर शिंदे साहब को टेंशन क्या है मालूम है, उनके मुख्यमंत्री पद का नहीं है, ये जो काव 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 करने वाले आसपास में आषाढ़ भूत है ना, उनकी तकलीफ है। वो अगर शांत रहते, एक को कोई टुकड़ा डालते और वो बोलते हाँ ये मैं खाता, वो देखो क्या होता है, वो शेर होता है ना, मैं डिस्कवरी चैनल बहुत देखता हूँ, तो शेर कोई शिकार करता है, फिर वो गिदड़ आते हैं, ये आते हैं, उसमें से चुरा चुरा के लेके जाते हैं और अपना अपना टुकड़ा पकड़ के उधर जाके खाते हैं। हाँ, वैसे वो तरस और वो तो खोखड़ वगैरह जो दूसरे जानवर रहते हैं, भेड़िए लोग, उनका भी धंधा यही रहता है कि शेर शिकार करे और हम टुकड़ा खाएं। शिकार नहीं करते वो शिकार नहीं करते। अभी शिंदे साहब ने बड़ी शिकार की है, मुख्यमंत्री पद है उनके पास, तो उनके जो टुकड़े हैं वो उनको अभी तक ऐसा लग रहा है कि मैं शिकारी खा लूं, तो उनको बोलना पड़ेगा भाई टुकड़े खा लो। शिंदे साहब को टेंशन नहीं है, क्योंकि अमित शाह ने उनको बोला है कि 2024 तक तो आप चिंता मत करो, और नेतृत्व में आपके अगर चुनाव लड़ते तो बाद में आप होंगे, तो उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता ये जो अचक कर रहे बाजू वाले, उनकी चिंता है, उनको कैसा शांत किया। अब पवार साहब को क्या चिंता करनी चाहिए, ये बताइए। अब पवार साहब को कुछ नहीं, पवार साहब को अभी अपने बेटी की चिंता करना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं है, और वो चिंता करके कुछ नहीं होगा। वो उन्होंने अभी ये आफत है वो मोल ले लिए जी। अगर वो बोलते थे कि भाई मैं इसका अध्यक्ष इसको करता हूँ अजीत दादा को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको करता हूँ सुप्रिया को, तो प्रफुल्ल को भी करने की जरूरत नहीं थी, और वो उनमें भी वो हिम्मत में कम पड़ गए जी। इतना निर्लज्ज होना उनको जमाने थे, निर्लज्ज, मगर इतनी निर्लज्जता जाहिर तौर पर करना उनको जमाने करके वो पछता रहे और भुगत रहे। तो जो बोलते हैं चाणक्य है, राजनीति चाणक्य माने जाते हैं महाराष्ट्र। सर क्या है ना, महाराष्ट्र में चाणक्य शब्द बहुत है, अपने थाना में 10 चाणक्य है कि नहीं। हाँ, जरा भी किधर सक्सेस मिल गया पॉलिटिकल तो उसको चाणक्य बोलते हैं। चाणक्य एक चिप फ्रेज हो गई है, उसमें कुछ नहीं है। तो हार हो गई है पवार साहब की, और वो इससे उभरेंगे नहीं। क्या है ना, आदमी का जब ख्वाब टूट जाता है, उनका ख्वाब टूट गया, दिल टूटने से ख्वाब टूटना ज्यादा ये होता है, तो ये वो खत्म हो गया उनका। शरद पवार नाम का वो लोक माझे सांगाती तथा लेक माझे सांगाती, इतना ही बाकी रह गया, और उन्होंने ये मुसीबत मोल ली है, तो कुछ नहीं होगा। तो अपोजिशन बचेंगे कितने, मतलब वो बाटा। आप चिंता अपोजिशन की मत करो, जो सरकार में है उनकी चिंता करो, वो कैसे एक दूसरे से संभाल लेते हैं वो देखो। अपोजिशन की चिंता करने की जरूरत नहीं, उसके लिए बहुत सारे असंतुष्ट आत्मे हैं, जिनको यहाँ नहीं मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा, वो असंतुष्ट करेंगे। नहीं तो बाहर से तो आ ही रहे जी। अभी तेलंगाना का चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र में घुस रहा है, वो मराठवाड़ा में कुछ न कुछ कारनामे करेगा। ये तुम्हारे आप पार्टी है, वो मुंबई में और बाहर में घुस गई है। ममता बनर्जी भी घुसेगी, गोवा में घुस रही, क्या संबंध है उसका गोवा का। गोवा में उसने 100-200 करोड़ खर्चा किए, आपने तो 100-200 करोड़ है। ये तो तुम्हारा तेलंगाना का आदमी, अगर तुम किसी पार्टी में जाते हैं केसी राव, तो उसको एक टाटा फॉर्च्यूनर देते हैं और 1 करोड़ रुपया कैश देते हैं, काम पे लग जाओ। तो सर ऐसे महाराष्ट्र में कई, हर एक गांव में एक निकलेगा जो बोलेगा 1 करोड़ और एक टाटा फॉर्च्यूनर दे दो मेरे टोयोटा का। हाँ, तो बल्ले बल्ले, मतलब आज की तारीख में चुनाव लड़ो जीतो। सर मतदार भी इस बार डबल खाएंगे। हाँ, जो 5,000 में पढ़ते थे वो बोलेंगे आप तीनों का मिलके हमको एक साथ दे दो, 15,000 दे दो, 5,0000 में नहीं। सबसे पैसा लेंगे, सबसे पैसा लेंगे, और खड़े रहने वाले भी पैसा लेंगे जी, और देने वाले दे देंगे। कल की एक लास्ट क्वेश्चन, कल को महाराष्ट्र में क्या देख रहे हैं आप राजनीति में आने वाला?
सुगुन देख जो रहा इस हूँ समय जिस समय स्थिति बनी हुई है? सर। सब क्या है ना, ये अभी कितने हुए हैं, 9 तारीख 27 and 2 29 29 है। जी अभी 29 भस्मासुर जो है वो बैठे हैं। वो ऐसा गाड़ा भर भात, वो इसकी कहानी है ना महाभारत में, गाड़ा भर भात उनके सामने रखा है जी उनके पद का, वो उसे खाते रहेंगे। और वो जो भस्मासुर था उसकी एक खासियत ये थी, वो आदमी भी चाहता था गाड़ा भर भात, और ये खाने के बाद बोलता है मेरे को नरबड़ी चाहिए। वो नरबड़ी उनकी ही पार्टी के जो आमदार विधायक कार्यकर्ता रहेंगे उनकी लेंगे। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में। तो आप जो है आगे की जो है हम जो है लगातार जो है सर देश भर सरकार अच्छी चलेगी, और एक बात अच्छी होगी जाएगी सर, इसके आगे वो जो छोटे छोटे दंगे हो रहे थे ना हिंदू मुस्लिम, वो बंद हो जाएंगे। वो सब क्लियर। हाँ, वो होंगे नहीं अभी, क्योंकि बीजेपी को अभी इनको भी संभालना है, और ये वैसे सूडो सेक्युलर है। ये दंगे हो गए ना तो विचलित हो जाएंगे। भुजबल जी। है, अजीत दादा है, वो बोलेंगे दंगे नहीं, क्योंकि परसों इसने अजीत दादा ने बोला कि दंगे हो रहे, तो दंगे नहीं होने चाहिए, और दंगा करना नहीं करना इनके ही हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दंगे ठंडक हो जाएंगे, तो महाराष्ट्र में सगुन होगा अभी। बस महाराष्ट्र विकास हो तो सब तो यही चाहते हैं। सर महाराष्ट्र का विकास महंगाई नहीं, कम हो, ये राजनीति का विकास होगा तो भी पब्लिक खुश है, क्योंकि बाद में उनका पैसा इनके पास आने वाला है। धन्यवाद सत्य जी। तो महाराष्ट्र सहित देश भर की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।